आज ना एक पुराना ड्रॉअर क्लीन कर रही थी। उसमें देखिए ये ऐसे ना मेरे बहुत पुराने पुराने स्कूल डेज़ कॉलेज डेज़ के ये कार्ड्स निकले जो दोस्तों ने दिए हुए थे। ये हमारे टाइम पे हर चीज़ हुआ करता था। तो अब तो शायद पता भी नहीं होगा जनरेशन को, नई जनरेशन को हर चीज़ क्या है, पर मेरी जनरेशन वालों को पता होगा। तो उससे ना मुझे एक कहानी याद आई, मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। प्यारी सी कहानी है। कहानी का नाम है दोस्ती। कहानी की शुरुआत ऐसे होती है। कहानी में दो कैरेक्टर हैं, सुधा आंटी एंड उनकी बेटी रिया। सुधा आंटी जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 60-65 प्लस हैं और रिया 30-32 ईयर्स की है। तो दोनों एक घर में रह रहे हैं और सुबह का टाइम है। सुधा आंटी उठ के किचन में आए हुए होते हैं और वही एकदम झोला टाइप नाइटी पहनी हुई है, बिखरे बिखरे बाल हैं और कंटिन्यूज़ चाय बनाते वक्त कंप्लेन किए जा रहे हैं कि पैरों में बहुत दर्द हो रहा है और बैक में दर्द हो रहा है, रात को मैं सो नहीं पा रही हूँ। और रिया एज़ यूजुअल उसने अभी तक शादी नहीं की है और ऑफिस जाने की जल्दी जल्दी में लगी पड़ी हुई है। तो माँ का बस रोज़ का रूटीन यही होता है। तो रिया कुछ बहुत ज़्यादा अभी ध्यान नहीं दे रही है कि क्या हो रहा है, क्योंकि ये रोज़ का है कि माँ कंप्लेन किए जा रही है। और हर माँ की तरह सुधा आंटी को भी वही था कि तुम शादी नहीं कर रही हो, तुम्हारे कोई दोस्त नहीं है, तुम सिर्फ करियर करियर के पीछे पड़ी हुई हो। और रिया जो है वो एयर होस्टेस है, तो काफ़ी ट्रैवल भी करती है। तो उस हिसाब से उसने शादी तो नहीं की है, पर उसके कोई ऐसे ख़ास दोस्त भी नहीं है जो घर पे आते हो या बातचीत करते हो। तो सुधा आंटी को ये बहुत खलता है। और उस दिन तो सुधा आंटी के टेबल पे एक शादी का कार्ड भी पड़ा हुआ था पड़ोस वाली आंटी की बेटी का, कि जो मांगलिक थी और उसकी भी शादी हो रही थी। तो एज अ मदर ना सुधा आंटी को और भी बुरा लग रहा था। और रिया वही वो रोज़ का जो कहानी चल रही थी वो एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल रही थी और हाँ हाँ बोले जा रही थी कि हाँ हाँ माँ हो जाएगी हो जाएगी। दोस्त भी बनाने का मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है, अभी मुझे सिर्फ मेरा करियर देखना है। और सुधा आंटी बेचारी माँ होने का फ़र्ज़ अदा कर रही थी और वही चिड़चिड़ रोज़ की चलती है। तो ऐसी होती है उनके घर की सुबह हर रोज़। तो उस दिन ना सुधा आंटी ने रिया को बोला कि रिया 4 बजे ना हमें किसी से मिलने जाना है, तो तुम तुम्हारे ऑफिस के पास वाले कैफ़े में आ जाना। तो रिया ने बोला कि नहीं मम्मी, मैं आपको बताना भूल गई कि आज रात की मेरी फ़्लाइट है और मैं 15-20 दिनों के लिए एक ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड करने जा रही हूँ, तो मैं मुश्किल है मेरा आना। तो सुधा आंटी बोलती है कि रात की फ़्लाइट है ना और ऑफिस के बाजू में ही है और मैं तो 4 बजे की बात कर रही हूँ, तो तुम आ जाना। अब रिया को हमेशा से पता होता है कि माँ मेरे लिए हमेशा लड़के ढूंढती रहती है, तो आज भी मामला वही होगा। तो सुधा आंटी ना वो मम्मियों की छोटी छोटी ट्रिक होती है ना, तो वो आज वो आजमाती है कि नहीं नहीं रिश्ते के लिए कोई ज़रूरी नहीं है, अच्छा लड़का है, एटलीस्ट कुछ नहीं तो दोस्ती बना ले उसको। मैं नहीं कह रही हूँ कि शादी वादी के लिए देख ले, कुछ नहीं तो दोस्ती बना ले, मतलब तेरे ही जैसा है, वो भी करियर ओरिएंटेड है और तुम दोनों की अच्छी जमेगी अच्छी पटेगी करके कन्विंस करने की मासूम सी कोशिश कर रही थी। और रिया ना वो मदर की ट्रिक समझ रही थी। तो रिया ने उस टाइम पे तो बोला कि अभी मुझे ऑफिस के लिए बड़ी देर हो रही है, तो अभी हाँ बोल देती हूँ तो माँ एटलीस्ट चुप कर देगी। तो हाँ हाँ ठीक है बोल के रिया फटाफट से ऑफिस के लिए निकल जाती है। और अब सुधा आंटी बड़ी खुश होती है। 4 बजते हैं और रिया ने जैसे कहा था कि आप पहुंच जाना, मैं आ जाऊंगी। तो सुधा आंटी अच्छे से तैयार वैयार होके अपनी कॉटन सी साड़ी पहन के और कैफ़े में जाती है। और जब जाती है तो वहाँ पे जो लड़का था उनके फादर बैठे हुए होते हैं, क्योंकि लड़का भी अपनी ऑफिस से ही आने वाला होता है। तो उनके फादर बैठे हुए थे जिनका नाम था अतुल अंकल। तो सुधा आंटी जाके बैठती है और दोनों पेरेंट्स जो होते हैं वो एक दूसरे से अपने ही बच्चों के बारे में
बात कर रहे होते हैं, क्योंकि एंड ऑफ द डे मिलना उसी के लिए था, तो टॉपिक भी वही था। तो सुधा आंटी रिया की बात और अतुल अंकल अपने बेटे की बात करने में एकदम मशगूल थे, मतलब कि वो दोनों वही बातें किए जा रहे थे। रिया के जो पापा थे वो कई सालों पहले उनकी डेथ हो चुकी थी, तो तब से रिया और सुधा आंटी अकेले ही दोनों एक साथ रह रहे थे। तो अब 20 मिनट आधा घंटा हो गया और रिया आई नहीं, तो सुधा आंटी रिया को फ़ोन लगाती हैं कि भाई क्या कर रहे हो, क्योंकि दोनों पेरेंट्स अकेले बैठे हुए थे, तो बच्चों के बारे में बात हो गई और उसके बाद आगे बात क्या करें ना, क्योंकि मेन मुद्दा तो वही था और वही नहीं हो रहा है क्योंकि दोनों ही बच्चे नहीं आ रहे थे। तो रिया ने फ़ोन पे कहा कि माँ सॉरी मैं तो नहीं आ पाऊँगी, मैं बहुत बिज़ी हूँ और फिर फ़्लाइट के लिए मैं यहीं से ही निकल रही हूँ। अब सुधा आंटी ना फंस गई कि अब करे क्या, आ तो गए हैं। और आराम से थोड़ा सा सांस लेके फिर अतुल अंकल से कहती है कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरी बेटी तो नहीं आ रही है, तो आप भी अभी अपने बेटे को बता दीजिए, क्योंकि जिस पर्पज़ से हम मिले थे अब वो मेरी बेटी तो सॉरी नहीं आएगी। तो अतुल अंकल भी खैर बोलते हैं कि चलो कोई बात नहीं, मैं भी अपने बेटे को फ़ोन कर ही देता हूँ। तो दोनों ने अपने अपने बच्चों को फ़ोन लगाया, इधर रिया नहीं आ रही थी और अतुल अंकल ने अपने बेटे को भी आने से मना कर दी। अब वो खुद तो दोनों बैठे थे, तो अब करे क्या, दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे थे, बात करने को कुछ था नहीं। और उतने में वेटर आता है और अब बैठे थे तो कब से बैठे थे तो ऑर्डर तो कुछ करना पड़ेगा। तो दोनों ने ना फटाक से ऑर्डर किया, तो दोनों ने बोला भाई कॉफ़ी नहीं चलेगी, हम तो चाय पीते हैं, तुम हमारे लिए 2 चाय लेके आओ। तो दोनों ने अपनी अपनी चाय ऑर्डर की, पर जैसे ही ऑर्डर किया ना वैसे ही दोनों ने एक साथ ही बोला कि भैया शक्कर कम रखना, मुझे तो शक्कर की बीमारी है। तो वेटर हंस के चला गया, पर दोनों को ना एक कॉमन टॉपिक मिल गया बात करने को कि दोनों को शक्कर की बीमारी है। तो जो ऑकवर्ड सिचुएशन थी उसमें एक टॉपिक मिला कि चलो इससे बात शुरू कर सकते हैं। तो वही शुरुआत हुई कि आपको कितनी शुगर है और कब से है और आप कौन से डॉक्टर के पास जा रहे हैं। तो वैसे करते करते ना बातों का सिलसिला शुरू हुआ और वही था कि इसके अलावा क्या है आपको। तो सुधा आंटी कहती है कि मुझे रातों को नींद नहीं आती है और बॉडी पेन होता है, एज़ यूजुअल जो 65 तक पहुँच के जो नॉर्मल लोगों की कंप्लेन होती है वही हो रही होती है। और बातें करते करते पता चला कि दोनों के इंटरेस्ट भी काफ़ी सेम है, जैसे कि अपने टाइम में अतुल अंकल भी थिएटर में काफ़ी एक्टिव थे और जो सुधा आंटी हैं वो अपने टाइम पे कथक डांसर रह चुकी है और दोनों को बुक्स पढ़ने का भी काफ़ी शौक़ है और काफ़ी सारी सिमिलैरिटीज़ निकली। तो बातें करते करते ना 2-3 घंटे गुजर गए और जो ऐसा लगा था कि 10 मिनट भी कैसे गुजरे वो 3 घंटे में बदल गए और फिर दोनों कैफ़े से अलग हुए। खैर दोनों के पास एक दूसरे का नंबर तो था ही क्योंकि बच्चों को लिए मिले हुए थे। तो ऐसे ही 2-3 दिन गुजर गए और इधर रिया अपनी ट्रेनिंग के लिए निकल गई थी और एक दिन अतुल अंकल ने सुधा आंटी को वापस फ़ोन किया कि उस दिन जब हम मिले थे और आप जिस बुक का जिक्र कर रहे थे वो बुक आज बुक स्टोर में आ चुकी है, क्योंकि मैं बुक स्टोर में ही खड़ा हूँ, आप कहें तो मैं आपके लिए ले लेता हूँ और फिर आपको बाद में दे दूँगा। तो सुधा आंटी ने बोला चलो ठीक है। तो उस बहाने फिर से उनका मिलना हुआ और फिर से जब मिले तो घंटों घंटों तक दोनों ने मिलके बातें की। तो ऐसे करते करते ना सिलसिला शुरू हुआ था कि कभी फ़ोन पे बात कर लिया करते थे तो कभी ऐसे ही मिल लिया करते थे। ऐसे करते करते 15-20 दिन तो निकल गए और रिया घर पे वापस आई।
जब वापस आई तो रात हो चुकी थी, तो वो आके मम्मी को सिर्फ हाय हेलो गुड नाइट बोल के सोने चली गई और फिर बोला कि चलो सुबह बात करेंगे करके दोनों सो गए। और जब सुबह हुई तो एज़ यूजुअल रिया प्रिपेयर थी कि सुबह होगी, मम्मी किचन में ही होगी नाइटी में बिखरे बिखरे बाल, और वही चल रहा होगा कि अब तो उम्र हो चुकी है, शरीर ने जवाब दे दिया है, तुम शादी कब करोगी, तुम सेटल कब होगी। तो वो एक्सपेक्टेशन के साथ ही रिया तैयार होकर नीचे डाइनिंग टेबल के पास आ रही थी और उसकी नज़र किचन की तरफ जा रही थी कि मम्मी तो यहाँ पे ही होगी। उस दिन देखा तो मम्मी वहाँ पे नहीं थी और उसने मम्मी को आवाज़ लगाई तो घर में जवाब भी नहीं था। तो रिया थोड़ी घबराई और इधर उधर देखने लगी। उतने में ना घर का दरवाज़ा खोल के सुधा आंटी घर पे आई, एंटर हुए तो देखा तो मम्मी ने सलवार कुर्ता पहना हुआ था, दुपट्टा साइड में लगाया हुआ था, नॉट लगाई हुई थी, नीचे पहने हुए थे स्पोर्ट शूज़। और रिया देख के तो ना दंग रह गई कि मम्मी ये क्या है। तो मम्मी बोली कि हाँ मैं पिछले एक हफ़्ते से ना वॉक पे जाना शुरू किया है और मुझे काफ़ी अच्छा भी लग रहा है वॉक करके। रिया चौंक गई, बोलती है माँ मैं कितने दिनों से आपको बोल रही हूँ कि आप वॉक पे जाया करें, आपको अच्छा लगेगा, आप जो ये बॉडी की कंप्लेंट्स कर रहे हैं वो कम होगी वगैरह वगैरह बोल रही थी कि मैं तो कितने टाइम से आपको बोल रही थी। खैर रिया ने बोला चलो कोई बात नहीं, एटलीस्ट माँ ने शुरुआत तो की और मम्मी खुश भी लग रही थी। और फिर सुधा आंटी चाय बनाने गए। तो चाय बनाते बनाते फिर रिया ने सोचा कि वही शुरू हो जाएगा, वो भी नहीं हुआ। और उसने एक बदलाव नोटिस किया कि सुधा आंटी जो थे वो चाय बनाने की प्रोसेस एंजॉय कर रहे थे कि कुछ तो पुराना सा गाना गुनगुना रहे थे और चाय बना रहे थे और उनके मुंह पे एक अच्छी सी स्माइल भी थी। और वापस चाय की ट्रे लेके डाइनिंग टेबल पे आए। उन्होंने आज अपनी जो रेगुलर दवाई होती थी वो भी बिना रिमाइंड करवाए वो दवाई भी अच्छे से ले ली थी। और रिया को ऐसे लगने लगा कि जैसे ये पिछले 15-20 दिनों में जो गैप हो गया है जब मैं आई हूँ, मुझे मेरी मम्मी ना थोड़ी सी यंग सी दिखने लगी है। मतलब कि उसमें कुछ बदलाव आए हैं, थोड़ी पॉजिटिव दिखने लगी है, अब चिड़चिड़ नहीं कर रही है और खुश सी रह रही है। और ये एक दिन की कहानी नहीं थी, ये रिया ने 2-4 दिन और नोटिस किया कि मम्मी अच्छे से खुश सी रह रही है घर में, अब वो चिड़चिड़ नहीं करती है, अपनी इतनी कंप्लेंट्स नहीं करती है। और रिया ने जो नोटिस किया वो रिया खुश भी हो रही थी कि बहुत अच्छा बदलाव था। तो एक दिन दोनों ही बैठ के बात कर रहे होते थे सुबह के टाइम पे और फ़ोन वहाँ पे पड़ा हुआ था और वहाँ पे फ़ोन में स्क्रीन पे रिफ्लेक्ट हुआ कि अतुल जी। तो रिया ने बोला मम्मी आपका फ़ोन बज रहा है, कोई अतुल जी का फ़ोन है। तो सुधा आंटी बोलती है हाँ कोई बात नहीं, मैं बाद में बात करती हूँ, अभी तो मैं बिज़ी हूँ करके। वो फिर बात उधर ही छूट गई और सुधा आंटी अपना चाय का कप लेके और गुनगुनाते हुए झूले पे जाके बैठ गए और अखबार पढ़ने लगे। तो रिया ने बोला कि मम्मी ये कौन अतुल जी हैं जिनका फ़ोन आया। तो सुधा आंटी ने बोला कि अरे मैं तुम्हें बताना भूल गई कि उस दिन जब तुम्हें बोला था ना कि कैफ़े में आना है और किसी से मिलना है, तुम तो नहीं आई, पर फिर वो लड़के को भी मना कर दिया। पर ये जो लड़के के पापा थे फिर उनसे मेरी काफ़ी देर तक बात हुई और फिर पता चला कि उनको भी शुगर की बीमारी है। तो उन्होंने ही मुझे सलाह दी कि आप वॉक पे जाया करें। मुझे तो काफ़ी फ़र्क पड़ा है और ऐसे करते करते उनसे अच्छी दोस्ती जैसा हो गया है और अच्छा लगता है कि एटलीस्ट बात करने को कोई मिल गया है। और वो बुक भी देखो वहाँ पे पड़ी है जो मैं पढ़ रही थी और इतने दिनों से मैं ढूंढ रही थी, वो उन्होंने ही मुझे फिर ला के दी। और बस इतना ज़िक्र करते करते सुधा आंटी अपने कामों में आगे निकल गए और रिया बस सुनती ही रह गई। और रिया ना हल्के से मुस्कुराते हुए ना अपने आप को ही कहने लगी और उस दिन उसको रियलाइज़ भी हुआ
कि माँ इतने दिनों से तुम मेरे पीछे लगी हुई थी कि तुम्हारा कोई दोस्त नहीं है, तुम किसी से बात नहीं करती हो, बस तुम्हारे दोस्त यही रह चुके हैं, फ़ोन लैपटॉप वगैरह वगैरह काम ही करती रहती हो, और तुम मेरी ज़िंदगी में एक दोस्त लाने की कोशिश करती रही, पर असली दोस्त की ज़रूरत तो तुम्हें थी मम्मी। और जैसे ही तुम्हारी ज़िंदगी में कोई दोस्त आया और मैंने मेरी पुरानी वाली मम्मी को पाया, और बहुत अच्छा लगा है कि ये मेरी मम्मी है, उसके साथ बात करके ये बदलाव देख के। तो मम्मी दोस्त की ज़रूरत मुझसे ज़्यादा तुम्हें थी। तो ये कहानी कहने का मतलब ना ये था कि हम हमेशा सोचते हैं कि यार दोस्तों की ज़रूरत जब हम यंग होते हैं तो उनको ही होती है। जो हमारे पेरेंट्स होते हैं उन्हें क्या ज़रूरत है यार दोस्तों की, कि हम तो हैं उनके आसपास, या वो हमें ही देख के खुश हो लिया करते हैं। बिल्कुल हो लिया करते हैं कि हमें देख के हमारे पेरेंट्स अच्छा फील करते हैं। पर एंड ऑफ द डे ये स्टोरी देख के मैंने रियलाइज़ किया कि जब यंग होते हैं, हमारे पास काम होता है, हमारी अपनी खुद की मसरूफियात होती है, हम बहुत वेल वर्स होते हैं गैजेट्स के साथ, तो हम अपना टाइम स्पेंड कर लिया करते हैं। हमें कभी कभी लगता है कि किसी की ज़रूरत नहीं है। पर ये जो 60-65 प्लस या उनसे भी बड़े लोग होते हैं, उनको सिर्फ इतना होता है कि हमारे साथ कोई पूरे दिन में घंटा 2 घंटा बैठ के बात कर ले, या तो फिर कुछ नहीं तो कोई इतना ही याद करा ले कि आपने आज दवाई खाई, या तो फिर इतना ही हमें पुश कर ले कि आप वॉक पे जाए, और कुछ ज़्यादा इनकी ज़रूरत नहीं होती है। और बेसिकली वो रिटायर होते हैं, उनके पास इतना टाइम होता है कि वो काटे नहीं कटता है। तो बहुत अच्छी ये कहानी लगी कि एक दोस्त जब पिछली उम्र में मिल जाता है तो लाइफ पूरी तरह चेंज हो जाती है, जीने की एक चाह हमें मिल जाती है। हम जैसे कि सुधा आंटी वॉक करने निकल गए थे, वैसे ज़िंदगी में छोटे छोटे बदलाव आने लगते हैं, हम खुश रहना शुरू कर देते हैं। तो बस यही कहना था कि आप में से शायद बहुत लोग मेरे साथ सहमत नहीं होंगे कि ये क्या बकवासी बात कर दी, पर ज़रूर सोचिएगा इस मामले में। और दोस्त की ज़रूरत चाहे 20 साल के हो, 30 साल के हो, या 50-60 के हो, हर किसी को एक दोस्त की ज़रूरत हमेशा रहती है, कुछ बांटने के लिए, कुछ बात करने के लिए। आप ज़रूर मुझे बताइएगा कि आप मेरी बात से सहमत हैं कि नहीं।